की 7th लार्जेस्ट कॉर्पोरेट कंपनी का सीईओ लेक्चर दे रहा है, इनफैक्ट अपनी मीटिंग ले रहा है शेयर होल्डर्स के साथ, और वहीं पे 4 ब्लॉक छोड़ के अमेरिका की सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्म, जी हाँ अमेरिका की सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्म ऑलमोस्ट 1 टन के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को श्रेड करके ऐसा क्यों कर? क्या है उस टाइम पे? कौन है ये सीईओ और कहां है अब ये कंपनी? दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज आज आप समझेंगे कि हमारी पूरे शेयर बाजार में कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स में आप 100% किसी पे बिलीव नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ है कि अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर मात खा जाते हैं बिकॉज ये ग्रीड एंड फियर का गेम। एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज आपको समझ में आएगा किस तरह के शेयर्स में आपको निवेश नहीं करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको थोड़ा इंडियन बाजार के भी हिंट लगेगा। तो चलिए शुरू करें। तो दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूँ करीब करीब 1992 का सीन। एक बात तो मुझे समझ में नहीं आती, पता नहीं भगवान जाने क्यों दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े बड़े स्कैम जो हुए थे वो 92 में हुए थे। 1992 में भारत में एक जगह है रत्नागिरी करके महाराष्ट्र में, वहाँ पर एक बहुत ही एम्बिशियस पावर प्लांट प्रोजेक्ट की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, गवर्नमेंट बात कर रही है एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ, और यहाँ पर भारत का एक बहुत बड़ा एनर्जी प्लांट लग रहा है। जो एनर्जी कंपनी है, जो विदेशी कंपनी है, उसका मानना यह है कि एक बार ये प्रोजेक्ट रियलाइज हो गया तो भाई हम तो बहुत ही करोड़ों अरबों में पैसा कमाएंगे, और भारतीय गवर्नमेंट का मानना है कि हम भी कमाएंगे, हमारे देश का भला होगा। इस पे अंतर्राष्ट्रीय रेप्यूटेड एजेंसीज ने कहा था कि इस डील को मत करो, भारत को कहा था, बिकॉज उसमें आपका फायदा नहीं होगा, इतनी महंगाई अभी भारत ले नहीं सकता। बिकॉज हम 90s की बात कर रहे हैं, तब स्पेंडिंग कैपेसिटी इतनी नहीं थी लोगों की, ना इतनी आपकी ये आप इतना दाम दे सकते थे इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए। बट स्टिल हमारे जो भी पॉलिटिशियंस थे उनने सोचा कि नहीं यार हम तो इस चीज़ को लाएंगे। बाद में पता लगता है इसके कारण करीब करीब 10,000 करोड़ का लॉस हुआ, प्लस आज के समय पे भी वो जो कंपनी है रत्नागिरी में पावर प्लांट सप्लाई कर रही है वो अभी भी कर्जे में है, करीब करीब 11,000 करोड़ के कर्जे में है। वो बस टिक इसलिए रही है, उसके कुछ एम्प्लॉयज़ इसलिए टिक पा रहे हैं, सैलरी इसलिए दे पा रही है बिकॉज लेट 2000s में मिस्टर सुरेश प्रभु जी जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर, उनने एक आश्वासन दिया कि हमारी रेलवे कंपनी आपसे सो एंड सो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा दाम पे लेगी, बिकॉज ये इतनी महंगा प्लांट है, इनको इतना ज़्यादा महंगाई से बनाया गया कि एट एनी कॉस्ट आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। बाद में कुछ इंटरेस्टिंग खुलासे भी हुए थे। खुलासे कुछ इस तरह से हुए थे, जब विदेश की सेक्सी और विदेश के जो गवर्नमेंट्स थे, जिन लोगों को नहीं पता हम किसका रेफर कर रहे हैं, पिछले वीडियो देखिए आप समझ जाएंगे। तो जब इन लोगों ने अपनी इंक्वायरी बिठाई, जब विदेश की गवर्नमेंट ने इंक्वायरीज बिठाई, जब विदेशी पुलिस, विदेशी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पीछे पड़ी, तो पता लगा कि जो ये कंपनी थी, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थी जो हमारे देश में, उसने सिर्फ 2 चीज़ बोली कि बॉस भारत में हम जब आते हैं इन्वेस्टमेंट लेके, हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आते, हम लंच का पैसा, इन्वेस्टमेंट का पैसा और पैसे खिलाने वाला पैसा जो हमें पॉलिटिशियन को खिलाना रहता है, वो तीनों लेके आते हैं। उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी विदेश में, जिनने ओपनली रिवील कर दिया कि इन पार्टीज को, इन नेताओं को उनने पैसा खिलाया है, लेकिन एज यूजुअल अभी तक हमारे देश में उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। एनीवेज, तो ये कंपनी कौन सी थी दोस्तों? ये कंपनी थी एनरॉन। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा, बट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता ये स्कैंडल एग्जैक्टली था क्या। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे और आपको सतर्क भी करवाएंगे कि किस तरह की कंपनी अगर जो इस तरह से ग्रो करती है उससे किस तरह आपको सावधान रहना है। तो समझते हैं। तो इनके जो ओनर थे, जो इनके पहले सीईओ थे, जो फाउंडर थे, वो एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट थे और उनको लगता था कि ये जो एनर्जी बाजार है इसमें बहुत पोटेंशियल है, वर्ल्ड वाइड बहुत पोटेंशियल है, लेकिन ये तभी बन पाएगा, तभी आगे जा पाएगा जब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन आएगा। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? सिंपल सरल भाषा में, गवर्नमेंट कुछ चीजें अपने अंदर ही रखना चाहती है, विदेशों में भी, हमारे देश में भी, हर जगह। फॉर एग्जाम्पल हमारे डिफेंस के हो गए, आर्मी हो गई, रेलवेज टू एन एक्सटेंट हो गए, ऑयल्स हो गए, एनर्जी हो गया। तो इसमें इनका कहना था डिसेंट्रलाइजेशन मतलब थोड़ा बहुत प्राइवेट कंपनीज को दे दो, सेंट्रलाइजेशन में ये इतने जल्दी इवॉल्व नहीं कर पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनका मानना था। तो ये अपना प्रस्ताव रखते हैं इस तरह से।
और ये अपनी एक कंपनी चालू करती है। दो कंपनियों को मर्ज करके ये कंपनी बनाते हैं और उनको वो नाम पसंद नहीं आता तो उस पर करीब करीब 70 करोड़ रुपए डाल के उसका नाम चेंज करके रखा जाता है एनरॉन। चीज़ें नॉर्मल चलती जाती है जब बिल्कुल एक फ्लो में चलती रहती है, और तभी असली बदलाव आता है जब 2000s चालू होने से पहले करीब करीब 97 के बाद 98 99 के बीच में इनकी कंपनी में एक नया सीईओ को अपॉइंट किया जाता है। जो नए सीईओ रहते हैं उनका नाम रहता है स्किलिंग। तो ये स्किलिंग भाई साहब बहुत एम्बिशियस है, बहुत पैशनेट है, और ये नए नए रूल्स लेके आते हैं कंपनी में। किस तरह के रूल्स? पहला रूल, एम्प्लॉयज को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे बेंचमार्क किया जाएगा, मतलब 1 to 5 की रैंक की जाएगी और हम उन्हीं एम्प्लॉयज को ग्रोथ देंगे और पैसा देंगे जो टॉप 1 और 2 रैंक्स में आएंगे, जिसके कारण एम्प्लॉयज में एक अलग ही कॉम्पिटिटिव फीलिंग थी और कोई भी 5th मतलब वर्स्ट रैंक पे नहीं आना चाहता था, जिसके कारण बाय हुक या क्रुक एवरीवन वांटेड टू टेक दिस कंपनी अहेड। कंपनीज अपनी प्रॉफिट पोस्ट करने लग गई, लेकिन यहां पर एक कैच था। स्किलिंग भाई साहब जब इस कंपनी के सीईओ बनने, तो उन्होंने बस एक कंडीशन रखा था इनके प्रीवियस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि हम एसईसी को मांग करेंगे कि हमारी कंपनी में मार्क टू मार्केट वाली अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाए और हिस्टोरिकल अकाउंटिंग प्रैक्टिस ना की जाए। कंफ्यूज मत होइए, मैं बिल्कुल सरलता से समझाता हूँ ये एग्जैक्टली है क्या। और जो इनने एसईसी को लिखा और एसईसी मान गई भैया कि ठीक है भैया कर लो, हम तो हैं ही सेक्सी, मान लेते हैं। अब सीन क्या होता है, मार्क टू मार्केट का मतलब समझिए दोस्तों। देखिए इवन भारत में अलग अलग तरीके के अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अलग अलग कंपनीज यूज करती हैं। उसी तरह यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं, यहाँ पर आपकी वैल्यूज की कैलकुलेशन अलग की जाती है। कैसे आप समझिए, मान लीजिए आज कोई कंपनी $50 मिलियन का डील करती है, ठीक है। अब वो $50 मिलियन अभी के अभी पैसे जेब में आते हैं क्या? नहीं आते। वो तो अभी डील हुई है, साइन हुई है, फिर हो सकता है अगले 10 साल में थोड़ा थोड़ा करके आएगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। बट जब आप मार्क टू मार्क मेथड कर देते हैं तो उसमें जो $50 मिलियन आया ये लोग अपने प्रॉफिट में दिखा देते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? मतलब प्रॉफिट इन कैश जेब में आया नहीं है, सिर्फ डील हुई है, मुंह बोली डील हुई है, लेकिन ये अपने प्रॉफिट अपने बुक्स में दिखा रहे हैं कि ये पोटेंशियल प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हो ही गया। ये कंपनी एनरॉन यही वाले मेथड से इतने सारे डील्स दिखा दिखा के अपने प्रॉफिट्स बढ़ाती थी, अपने प्रॉफिट्स जाइगेंटिक दिखाती थी। $60 बिलियन, एक समय पे तो $100 बिलियन तक की अप्रॉक्स वैल्यूएशन के भी ऊपर ये निकल जा चुकी थी। अब आप समझिए इसमें सीन क्या होता है। कंपनी आती है, कंपनी बोलती है कि हमारे ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है। अब कंपनी के भी सारे डीपेस्ट नॉलेज किसको पता रहेंगे? जो कंपनी की भी जो सबसे ज्यादा डीपेस्ट नॉलेज होती है वो पता होती है सिर्फ ऊपर बैठने वाले लोगों को। इवन नीचे वाले एम्प्लॉयज को नहीं पता रहता है कि क्या गेम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल येस बैंक में जब कांड हुआ तो येस बैंक के छोटे एम्प्लॉयज, नॉर्मल एम्प्लॉयज, इवन मिड लेवल मैनेजमेंट को नहीं पता था कि वहां पे क्या चल रहा है। लाइकवाइज इंडसइंड बैंक का एक्सपोजर था, ये किसी को नहीं पता था। लाइकवाइज आरबीएल बैंक का सीसीडी में एक्सपोजर था, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट पे उतने लेवल तक नहीं पता था। तो यहाँ पे सीन क्या होता था कि ये लोग पहले तो अपने प्रॉफिट्स को इस तरह रिक करने लग गए। एक पावर बेस्ड कंपनी हमेशा दिखाते थे हमारे इसके साथ टाइप हो गया, इसके साथ टाइप हो गया। दूसरी चीज जो इनने करने लग गए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। कैसे? ये लोग ब्रॉडबैंड मार्केट में भी चले गए। अब जस्ट इमेजिन, मैं एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं एक कंपनी और अब मैं ब्रॉडबैंड में जा रहा हूं। अब ऑब्वियसली हम ये बात कर रहे हैं .com बबल के पहले, तो तब आईटी कंपनीज और इंटरनेट बेस्ड कंपनीज राइज पे थी। तो आपने सुना होगा ब्लॉकबस्टर नाम की एक कंपनी, जी हाँ, नेटफ्लिक्स की कॉम्पिटिटर थी, हवाले उड़ गए, बट उस समय पर ब्लॉकबस्टर का बहुत बोलबाला था। तो एनरॉन ने बोला कि हम इनको ब्रॉडबैंड कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे, जो अगेन फेलियर था। प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेल हो गया, घाटे हो गए, लेकिन इनके बुक्स में अभी भी प्रॉफिट। ये कैसे? समझते हैं, रुकिए थोड़ा आराम से। तीसरी चीज अब क्या हो रही है कि डील्स तो ये दिखाए जा रहे हैं, इंडिया आ गए 1992 में, यहां पर भी इन्वेस्ट किया जिसके बारे में हमने चर्चा करी, वो भी लॉस। काफी इमर्जिंग नेशंस में इन्होंने ऐसा किया, वो भी लॉस। तो ये लॉस होने के बाद भी हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट दिखा रहे हैं और इनका शेयर प्राइस करीब करीब $30 से डबल हो गया है, 2.5 टाइम्स हो गया विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब ये कैसे हो रहा है समझिए। पहली चीज, जब भी बुल मार्केट होता है तब लोग अपना दिमाग घर पे रख देते हैं। घर पे एक छोटा सा कबर्ड रहता है, उसके अंदर रख देते हैं। कोई लॉजिकली नहीं सोचता, सब जस्टिफाई करते हैं। वी आर श्योर अबाउट द इकोनॉमी, वी बिलीव इन आवर कंट्री, ये वो फलाना डिमका सब करते हैं, सब भूल जाते हैं।
उस टाइम पे वो किसी भी लॉजिक को लेकर जस्टिफाई करते कि नहीं भाई ये शेयर इसका प्राइस यही होना चाहिए, ये शेयर इसके पास यही होना चाहिए, कोई भी लॉजिक नहीं लगा था। तो सेम चीज़ हो रही थी, बुल मार्केट था, जब आईटी कंपनीज 3-4x जा रही थी तो ये तो ऑब्वियसली बाकी कंपनीज भी थोड़ी बहुत ऊपर जा रही थी और ये भी जा रही थी, सिंपल सी बात है। और सबको लग रहा था भैया इकोनॉमी इतनी अच्छी तो प्रॉफिट करेगी ना भैया, ऐसे कैसे नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, और ये प्रॉफिट दिखा भी रहते हैं। एक्चुअली में इनका गेम खेल रहा था इनका सीएफओ। जो इनका सीएफओ था वो आई थिंक सो 29 या 30 की एज में सीएफओ बन गया ना। जस्ट इमेजिन एक इतना यंग बंदा कंपनी का जो 7th लार्जेस्ट कंपनी बन गई है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, वो उनका सीएफओ बन जाए तो उसके बाजुओं में, उसके कंधों पे ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और ग्रीड तो होता ही है। तो ये भाई साहब अपने सीईओ मिस्टर स्किलर को बहुत इम्प्रेस करना चाहते थे, जिसके कारण ये मेक श्योर करते थे कि हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमेशा प्रॉफिट ही रहे। अब ये कैसे करते थे, ध्यान से सुनिए। ये कंपनी अब एनर्जी से धीरे धीरे एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी बन गई। मतलब दोस्तों आज के टाइम पे आप कमोडिटीज मार्केट देखते हो, एनर्जी ट्रेडिंग होती है। ये कंपनी थी जिसने इसको भी बहुत ज़्यादा फेम में लाके दिया। जैसे कि हम जानते हैं स्कैम्स के बाद ही चीज़ें फेम में ज़्यादा आती है। 1992 के भारत के स्कैम के बाद हमारा स्टॉक मार्केट फेम में आ गया और इनके कारण कमोडिटीज़ मार्केट फेम पे आ गया। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, इनने अपने बहुत सारे ट्रेडर्स रखे और आप जान के हैरान हो जाओगे 28, 29 साल के ट्रेडर्स वहाँ पर सालाना सैलरी और बोनस उठाने लग गए थे 60 करोड़ 80 करोड़ का। जस्ट इमेजिन 60-80 करोड़। इनफैक्ट कुछ लोग बोलने लग गए थे कि भैया बढ़िया अपन तो 30 साल तक रिटायर हो जाएंगे, काम करने की जरूरत नहीं है, लाइफ सेट है। बट ये करते कैसे थे, बहुत ही गजब गजब के ट्रिक्स लगाते थे। पहली चीज, इनके सीएफओ ने इनको राइट दे दिया कि कंपनी के रिजर्व्स के ऊपर लेवरेज लेके आप ट्रेड करो। तो ये लोग अंधाधुन ट्रेड करते थे, मतलब लपक उठाया, एनर्जी ट्रेडिंग कर रहे हैं, नेचुरल गैस पे कर रहे हैं, पेट्रोलियम पे कर रहे हैं, अंधाधुन कर रहे हैं, लॉस भी हो रहे हैं तो वो अंधाधुन। एक बार ऐसा सीन हुआ था कि 5 दिन में करीब करीब $90 मिलियन का लॉस आ गया। अब उसके बाद इनने वापस रिकवर कर लिया। तो एक बार ना इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो मेन ओनर थे, जो मेन फाउंडर थे, उनको एक जन ने लेटर लिख के बताया कि हमारे जो ट्रेडर्स हैं ना वो शायद किसी फेक अकाउंट्स में प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। जिसपे कि इनके जो डायरेक्टर थे उनने देखा, उनको समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उनको ये पता था कि सिर्फ यही सेगमेंट है जो उनको प्रॉफिट ला के दे रहा है। इंडिया वाली डील लॉस में है, बाकी इमर्जिंग कंट्रीज में लॉस में, पावर जनरेशन में ये पैसा नहीं बना पा रहे। तो इनने पलट के एक हफ्ते बाद इधर इनके ऑफिस से रिप्लाई जाता है कि बहुत बढ़िया, प्लीज कीप अस मेकिंग अस मिलियंस। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब फाउंडर भी लगा पड़ा हुआ है, सीईओ भी लगा पड़ा हुआ है, सीएफओ भी लगा पड़ा हुआ है। सीएफओ सारे लॉसेस को कवर करने के लिए और एक ट्रिक लगाता है। वो क्या लगाता है, स्पेशल व्हीकल्स बनाते हैं। मतलब क्या है समझिए, देखिए कंपनीज अपने लॉसेस को छुपाने के लिए नई नई चीजें करती हैं। वैसे ही इस कंपनी ने क्या किया, इसने अपनी छोटी छोटी स्पेशल व्हीकल्स बना दी। मतलब छोटी छोटी, एक सरल भाषा में समझो, सब्सिडरीज बना दी। और ये अपनी कंपनी का जितना भी डेट या कर्ज होता था बैलेंस शीट में, ये इनको ट्रांसफर कर देती थी। पर ये पहले ट्रांसफर नहीं करती थी। अब ध्यान से समझिए, एक सरल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बड़ी कंपनी है, वो अपने 100 छोटी छोटे और कंपनियां खोल लेती, डमी कंपनीज आप समझ लो। अब वो क्या करती है, इन सारी डमी कंपनीज में अपनी कंपनी का हल्का पुल्का सा एसेट ट्रांसफर कर देती है। एसेट मतलब प्लांट कोई सा ट्रांसफर कर दिया, मशीनरी ट्रांसफर कर दी। क्यों? ताकि इस बेसिस पे बड़े बड़े बैंक्स इनको लोन दे दे। किनको? छोटी छोटी कंपनीज को। जैसे ही छोटी छोटी कंपनीज को लोन मिलते थे, ये वाले लोन ये बड़ी मदर कंपनी को सारा ट्रांसफर कर देते थे। तो बेसिकली ये छोटी कंपनियां कुछ नहीं कर रही हैं, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ पैसे को इधर से उधर ट्रांसफर कर रही हैं। असली मजा बड़ी कंपनी कर रही है। तो बड़ी कंपनी के जो लॉसेस होते थे वो बड़े बैंक्स के लोन से कवर हो रहे थे। और आप जान के हैरान हो जाओगे, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, मेरिल लिंच, इस तरह के बड़े बड़े बैंक्स बेवकूफ बन रहे थे इस चीज पे। हाँ, कभी कभार ऐसा होता था कि ये एसेट्स को उनको टॉक्सिक लगता था, उनको लगता था ये छोटी कंपनी कहाँ से पे करेगी। उस टाइम पे एनरॉन सामने आके बोलती थी, हम है ना भैया, हम बाहुबली हैं। और इन लोगों की रेस्पेक्ट इतनी बढ़ गई थी कि भाई इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा व्यापार कर रही, इतना ग्रो कर रही है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी और इसको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। इसलिए कोई बैंक, कोई बंदा ज़्यादा पूछताछ नहीं करता था। इसका एक और रीज़न था,
इसका एक और रीज़न ये था कि ये सारे डेट तो पहले छोटी छोटी कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते, तो इनकी बुक्स हमेशा साफ दिखती थी कि भैया बस प्रॉफिट ही हो रहा है, एसेट्स ही हो रहा है, प्लस जो लोन का पैसा आता था उसको वो एज इक्विटी दिखाते थे कि भैया हम तो पैसा बना रहे हैं यहाँ पे। और तीसरी चीज़ जो ये लोग करते थे वो ये करते थे, मतलब इनके जो CFO थे वो अपने ट्रेडर्स को बोल बोल के ट्रेडिंग अलग लेवल पे कराने लग गए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कैलिफोर्निया के साथ इनका डील हुआ, इनकी कंपनी जो एनरॉन है उसके कैलिफोर्निया के साथ डील हुआ, और कैलिफोर्निया से गवर्नमेंट के साथ ये डील हुआ कि भाई हम आपके इधर आते हैं और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि जितने डिमांड भी नहीं है उसकी डबल कैपेसिटी हो गई है कैलिफोर्निया के बाजार में, बिकॉज अब एक और कंपनी आ गई है पावर सप्लाई करने में। लेकिन एक नई चीज़ होने लग जाती है, अचानक से कुछ कुछ दिन में कैलिफोर्निया जैसे नेशन में ब्लैकआउट होने लग जाता है, मतलब बिजली जाने लग जाती है, पावर कट, पावर आउटरीच होने लग जाता है, जिसके कारण इकोनॉमी को बहुत घाटा होता है, बिकॉज काफ़ी सारे बड़े बड़े बिजनेस वाले इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं, अचानक से आप लाइट काट दोगे तो करोड़ों का नुकसान होता है, अरबों का नुकसान होता है। हॉस्पिटल्स में मरीज परेशान हो जाते हैं बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, टेक्निक्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, ट्रैफिक लाइट्स खराब हो जाते हैं और बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब ये हो क्यों रही थी आप जान के हैरान होंगे, बिकॉज एनरॉन के ट्रेडर्स ग्रीड में इतने पागल हो गए थे कि इनने पूरी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी ब्राइब करके रखा हुआ था, इनने हर किसी को ब्राइब किया था। इन लोगों की सेटिंग रहती थी कि इस समय से इस समय पे आप पावर बंद कर दो, 2 घंटे के लिए बंद कर दो, 4 घंटे के लिए बंद कर दो। क्यों? सिंपल सा इकोनॉमिक्स लगी है, डिमांड और सप्लाई। जब सप्लाई कम हो जाता है, जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड ज़्यादा होता है, तो प्राइसेस में क्या हो जाता है, प्राइसेस बढ़ जाती है। तो जो कॉर्पोरेट हाउसेस जिनको चलाने के लिए रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो 10 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी के 40 रुपए देने को तैयार है, जो हॉस्पिटल्स जिनको चलाने के लिए चाहिए वो 10 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी के 30 रुपए देने तैयार है उन 4-4 घंटे में। इससे फायदा किसका हो रहा है? एनरॉन का। लेकिन ये सिर्फ एक फायदा नहीं है, एनरॉन के ट्रेडर्स इसका डबल फायदा उठा रहे हैं, लेवरेज बेट्स लेके, बिकॉज अब डिमांड बढ़ने वाली है तो प्राइस भी बढ़ेगा उस एनर्जी स्टॉक का। तो ये लोग जानबूझ के पावर कट्स करवाते थे ताकि डिमांड बढ़ जाए, उस समय पे अचानक से वो शेयर्स बढ़ने लग जाए, जिसके कारण इन लोगों को लेवरेज बेट में प्रॉफिट होता था, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे थे। तो दोस्तों इस तरह बहुत बवाल ये मचा रहे थे कि इनने स्पेशल व्हीकल्स बना दिए जहाँ पर ये अपने डेट्स को छुपा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उलट पुलट उलट पुलट उलट पुलट। अब अचानक से एक दिन क्या होता है कि जो स्किलर भाई साहब होते हैं वो छोड़ देते कंपनी, ही स्टेप्स डाउन फ्रॉम CEO, छोड़ देते हैं आराम से। लोग, जनता थोड़ी उदास होती है और रेड फ्लैग्स उठ गए होते हैं कि ये क्यों गए। अब ये स्किलर भाई साहब बहुत दिमाग वाले हैं, जो बंदा कंपनी के ऊपर बैठा है उसको कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है, उसको समझ में ये आ जाता है कि कंपनी कितने टाइम में डूब सकती है, और उनने अपना आंकड़ा लगा दिया कि 1-1.5 साल तो ये खींच लेगी, उसके बाद ये डूबेगी। तो मैं पहले ही निकल जाता हूँ तो मुझ पर कोई रेड फ्लैग नहीं आएगा, मुझ पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, तो मैं कल्टी मार लेता हूँ पतली गली से। वो निकल गए और जो फाउंडर थे, जो प्रीवियस CEO थे, वो वापस आके यहाँ के CEO बन जाते। लेकिन भाई साहब यहाँ पर सीन ये होता है कि इंटरनल एक एम्प्लॉई जब देखती है, जो बोर्ड में है, वो देखती है कि यार हमारे इसमें तो बहुत ही धंधले चल रहे हैं कंपनी के अंदर, तो वो लिखती है एक लेटर अपने नाउ न्यू CEO हु इज़ द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी एनरॉन, कि बॉस मुझे लगता है कि हमारे इसमें बहुत घोटाले हो रहे हैं, थोड़ा सा देख लो, फंस ना जाए हम लोग, और सब के सब फंसेंगे। अब मज़ेदार बात यहाँ का ये है कि एनरॉन के जितने भी टॉप मैनेजमेंट के लोग थे वो खुद इस लेवल पे अब अपने शेयर्स बेच रहे थे, ऑफलोड कर रहे थे, क्योंकि किसी के पास $200 मिलियन का है, किसी के पास $300 मिलियन है, $500 मिलियन, तो ये लोग बेच रहे हैं कि भैया प्रॉफिट मिल रहा है, बेच लो, जब ये $90 के आसपास चला जा चुका है शेयर है। लेकिन ये अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते खरीदते रहो बॉस, ये कंपनी और आगे जाएगी, एम्प्लॉय, स्टेक होल्डर, सप्लायर, सब खरीदे भी जा रहे हैं, क्योंकि सबको विश्वास है कि ये कंपनी कभी डूब नहीं सकती, ये तो नेक्स्ट बिग थिंग है, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एट द एंड कभी ना कभी बबल फटता है। बबल फटने से पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसी थी कि एनरॉन ने सिर्फ ट्रेडर्स को पैसे नहीं खिलाए, सिर्फ गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस को पैसे नहीं खिलाए, इनने लॉयर्स को भी पैसे खिलाए, इन लोगों ने बैंकर्स को भी पैसे खिलाए, इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को भी पैसे खिलाए, मतलब जो भी टॉप ऑफ द हिरार्की है सबको खिलाया, बिल्कुल, मतलब मिल बांट के सबने खाया। और यहाँ पर अब सीन ऐसा होता है कि एक बार एक रिसर्च एनालिस्ट मेरिल लिंच की तरफ से
इनके ऊपर कुछ सवाल उठाता है। इनकी जब मीटिंग चलती है, जो शेयर होल्डर मीटिंग, उसमें बोलता है कि मुझे डाउट है कि आप लोग प्रॉफिट कैसे कमाते हो, ये कैसे करते हो, जिसपे कि एनरॉन के सीईओ को बड़ा ये लगा। इनने मीटिंग खत्म होते ही कॉल लगाया मेरिल लिंच को कि इस एनालिस्ट को निकालो वरना हम तुमको बिजनेस नहीं देंगे। मेरिल लिंच वालों ने इस एम्प्लॉय को निकाला और उसी के अगले 2-3 दिन के अंदर इन लोगों को $50 मिलियन का डील मिला एनरॉन से। मेरिल लिंच भी खुश। एम्प्लॉय जिसने आवाज़ उठाई, देखो हर जगह यही होता है, जो आवाज़ उठाता है उसको तो निकाल ही देते हैं। तो वो हो गया एंड एनरॉन का अपना काम चल रहा है। एक बार ऐसे ही हुआ था कि स्किलर साहब जब वो जॉब छोड़ने वाले थे, स्टेप डाउन करने वाले थे, तब उनको एक एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट का कॉल आता है, प्लस उसके बाद एक इन्वेस्टर का कॉल आता है जो इन्वेस्टेड है। देखिए क्या होता है, कौन कॉल होते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा स्टेक रहता है वो कॉल करता है। तो उसने सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा, 2 सवाल पूछे। पहला, आप प्रॉफिट बनाते कैसे हो, आज तक समझ में नहीं आया। इतने डील वील दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो उतनी सप्लाई नहीं हो रही है, पैसे बन कहाँ से रहे, हो क्या रहा है, मतलब डाउट हो गया था। और वो लास्ट में बस एक चीज़ पूछता है। अब इससे पहले ये एक ऐसी कंपनी थी, एकमात्र कंपनी थी जिसको एक्सचेंजेस ने बोल दिया था कि तुम भले ही अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक नहीं करो, चलेगा, इतनी जुगाड़ थी। तो उसने यही पूछा कि सारी कंपनीज जो फाइनेंशियली डील करती है वो अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बाहर निकालती है, आप क्यों नहीं निकालते हो? जिसपे कि उन्होंने फोन रखते रखते उसको बोला, समझ रहे हैं? तो इस पे काफी लोग थोड़े से वो हो गए कि यार सीईओ ऑफ दिस बिग कंपनी इस तरह का शब्द क्यों यूज किया हंसने के बाद। तो आपको ये चीज समझनी है दोस्तों कि रेड फ्लैग्स तो बहुत उड़ गए थे। एक कुछ एनालिस्ट डायरेक्टली इसकी पिचिंग करते थे, मार्केटिंग करने लगते थे काफी सारे। इस कंपनी का पीई हो गया था करीब करीब 70 या 80 का पीई हो गया था एनर्जी स्पेस पे। नो वन वाज क्वेश्चनिंग। खैर वो तो छोड़ो, हमारी देश में 800 पी पे कोई एनर्जी कंपनी चल रही है, कोई बोलता है नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे भैया, यूट्यूब अकाउंट ना उड़ जाए। तो समझदार लोग समझ जाएंगे। तो आपको समझना ये है कि पॉलिटिशियंस इसमें मिक्स थे, ब्राइबिंग बहुत की गई थी, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस। अब ये कैसा था, देखिए जब ये पूरा खुलासा हो भी गया, जब वो कंपनी को लेटर लिखा गया, ये सारा स्कैंडल बाहर आया कि इतने इतने का लॉस है, प्रॉफिट में कभी कंपनी थी नहीं, करीब करीब $70 बिलियन का ये पूरा स्कैंडल निकला, तो पता लगा कि भाई साहब ये जो कैलिफोर्निया घुसे, जो ये हमारे यूएस में इतना अच्छा काम कर रहे थे, दिस वाज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट। जी हाँ, पॉलिटिकल सपोर्ट था इनके पास। तो जैसे मिस्टर बुश थे, वो इनके किनले साहब के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तो ये काफ़ी डीरेगुलेशन को प्रमोट करते रहते थे और इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, जिसके कारण ये बचे रहे। और इवन कैलिफोर्निया में जो गवर्नर थे वो भी इन्हीं के इशारों पे नाचते थे, पैसे लिए भैया तो इसी पे नाचते थे, जिसके कारण ही वहाँ के गवर्नर को जब हटाया गया तो काफ़ी उम्मीद जगाई गई और रिप्लेसमेंट का सोचा गया कैलिफोर्निया में। एंड तब बने थे आर्नोल्ड श्वागनागर। यार मैं उनका वो नहीं प्रोनाउंस कर पाता हूँ, शेजवान जैसा उनका साउंड करता है सरनेम, विथ नो ऑफेंस, काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट वो वहाँ के गवर्नर बने। तो आपको ये चीज़ समझनी है दोस्तों, आज का मॉरल क्या है? मॉरल ये है कि कोई कंपनी बहुत लपक तरीके से सिर्फ इस बात पे कि बहुत प्रोजेक्ट आएगा, हर्ष आएगी, खुशहाली आएगी, विदाउट इवन अ सब्सटैंशियल रिजल्ट, और जिस पे आपको डाउट है कि कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है, चाहे वो हमारे देश में भी हो, तो उन कंपनी से आपको थोड़ा सतर्क रहना है। वो हो सकता है 2-3-4 साल तक आपको पैसा कमा के दे, लेकिन एक दिन आता है, क्योंकि ये $93 की चीज़ जब $0 हुई, छोटे निवेशक को तो निकलने का मौका नहीं मिला। बिकॉज जब सर्किट, एक फाइनल सर्किट लग रहा था, तो ये करीब करीब $32-36 पे था, सर्किट खुलते ही ये $9 पे आ गया था। तो आपको समझना, आपको मौका ही नहीं मिलेगा निकलने का। तो देखिए, पैसा सबको कमाना है शेयर बाजार में, लेकिन इस तरह के जगह पे पैसा मत लगाओ जहाँ जल्दी पैसा बन रहा है तो हम इसलिए लगा रहे हैं। ऐसा लगाओ जहाँ पर हाँ एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस फाउंडेशन है, जिसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, और उस हिसाब से निवेश करो। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि अगला वीडियो किस पे चाहिए, क्या आपको हेज फंड पे चाहिए, क्या आपको और केस स्टडीज चाहिए, क्या आपको ऑपरेटर का थर्ड पार्ट चाहिए, क्या, या फिर इफ़ यू हैव एनी अदर ऑप्शन, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इससे मोटिवेशन मिलता है जल्द से जल्द वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि और जल्दी वीडियोस आए नेक्स्ट वाले, लाइक ज़रूर कीजिए। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।